दोस्तों, आज की कहानी है राखी का शगुन। शाम का समय था। कावेरी जी चाय पीते हुए बोली, बहू, मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जी मम्मी जी। बहू देख, अब ज़्यादा भोली मत बन। तेरे पापा तो अब आखिरी सांस गिन रहे हैं और तू हर बार खाली झोली लिए चली आती है। मायके से जो लेना है खुल कर बोल दे, वरना तेरे वो होशियार चालाक भैया भाभी तेरे आंखों के सामने ही सब जायदाद हड़प ले जाएंगे और तू बस देखती रह जाएगी। जब भी मायके से आती है, दो झीनी झीनी सूती साड़ी लेकर चली आती है। अरे, ऐसी साड़ी तो मेरी कामवाली भी पहनने से मना कर दे। कम से कम अपनी नंदों को देख, हर त्योहार पर रेशमी साड़ियों में चमक चमक कर चलती हैं। तेरी छोटी ननद नेहा की भी शादी बड़े घराने में हो रही है। उसकी भी सास देवकी जी एक दो दिन में आएंगी, उसे शॉपिंग कराने ले जाएंगी। देख कितने ठाट बाट से मेरी बेटियां रहती हैं और मैं भी अपनी बेटियों को अच्छे से दहेज देकर विदा करूंगी। और एक तू है जिसे आज तक ढंग की एक चूड़ी तक देखने को नहीं मिली मायके से। जब से आरती के पिता की बीमारी की भनक पड़ी, तभी से कावेरी जी हर दूसरे तीसरे दिन आरती को जायदाद से हिस्सा लेने की बात छेड़ देती हैं। छोटी ननद नेहा, जिसकी 2 महीने बाद शादी होने वाली है, उसने भी फेस पर पैक लगाते हुए बोला, हाँ भाभी, और वैसे भी आपकी कोई भी चीज़ मुझे आज तक पसंद नहीं आई, न साड़ी का रंग, न जेवर का ढंग। अब जब आपके पापा मौत की चौखट पर खड़े हैं, तो समय आ गया है, अपना हिस्सा ले ही लीजिए, वरना पीछे रह जाएंगी, बस हाथ मलती रह जाएंगी। आखिर आपके भाई भी तो अकेले हैं, सब कुछ वही क्यों लेंगे। राकेश, जो अब तक चुप बैठा था, माँ और बहन का बात खामोशी से सुन रहा था, बीच में बोल पड़ा, अब तू भी जरा जिम्मेदारी समझ आरती, जो बचे खुचे अरमान हैं वो भी पूरे हों। माँ सही कह रही है, जरा अपने जमीर से पूछ, तेरे बाप ने तो तेरी शादी में भी ऐसा कुछ नहीं दिया था कि हम याद रखें। 5 साल बीत गए, पर दहेज के नाम पर जैसे भिखारी ने भीख में थैला पकड़ाया हो। अब जब उनका अंत समय है, तो कुछ तो दिलवा दे, ताकि हम भी कह सके कि हमारी पत्नी मायके से कुछ लेकर आई थी। कावेरी जी ने बात काटते हुए फिर कहा, और देख, इस बार रक्षाबंधन आ रहा है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बस एक बार अपने भाई से सीधा बोल देना, भैया, इस बार हाली खाली हाथ मत भेजना। कावेरी जी तानों का बम फोड़ते हुए आगे बोली, अरे, क्या हम ही पहली सास हैं जो बहू से कुछ ज़्यादा उम्मीद रखती हैं। देखो जरा, मिसेज मेहता की बहू को जब भी मायके से आती है, तो टोकरी नहीं, पूरा सुपर मार्केट उठा कर ले आती है, और एक तू है, खाली झोली लेकर चली आती है, जैसे भीख मांगने निकली हो। तेरे माँ बाप को जरा भी शर्म नहीं आती। ऐसी विदाई करते हैं जैसे बोझ उतार दिया हो। बिरादरी में क्या मुंह दिखाएं हम। आरती अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने आंखें तरेड़ते हुए ताबड़तोड़ जवाब दिया, माँ जी, आपसे किसने कह दिया कि मिसेस मेहता की बहू सब कुछ भर भर कर लाती है। वो खुद बोली थी आपसे। हाँ बहू, तो आप भी बोल देती। मेरी बहू तो हर बार 20 किलो मिठाई, 10 किलो फल और 2 टोकरी काजू किशमिश लेकर आती है, वो भी हाथी पर बैठकर। कावेरी जी ने घूरते हुए कहा, तू मुझे झूठ बोलने को कहेगी। आरती ने हाथ नचाते हुए कहा, नहीं माँ जी, मैं झूठ बोलने को नहीं कह रही, पर हाँ, झूठा दिखावा करने का जो हुनर मिसेज मेहता की बहू में है, वो सिखा देती तो आज आप मुझसे ये ना कहती। सच्चाई तो ये है कि उनकी बहू अपनी जेब से खरीदती है सब कुछ, और ससुराल वालों को लगता है कि उसको मायके से मिलता है। फिर आरती ने ताना कसा, ठीक है माँ जी, अब की बार मैं भी मायके से आते वक्त राकेश के पैसों से सामान खरीद कर लाऊंगी और ऐसे दिखाऊंगी जैसे मेरे माई बाप ने जहाज भर दिया हो, क्योंकि आजकल भलाई नहीं, दिखावा बिकता है, और आप जैसी सासें भी सच्चाई पर नहीं, झूठ की चमक पर भरोसा करती हैं।
तो कीजिए, अब मैं वही दिखावा करूँगी। आप कहती हैं मेरे पिता ने कुछ नहीं दिया। 5 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तो सिर्फ दहेज नहीं, अपनी परवरिश, संस्कार और आत्मसम्मान भी साथ लाई थी, जिसे आप लोग रोज़ कुचलते आए हैं। नेहा, तुम्हें मेरी चीज़ें पसंद नहीं आती ना? अच्छा है, मुझे भी तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा व्यवहार भी कभी पसंद नहीं आया। कहते हुए वह रसोई घर में काम करने चली गई। बहू, इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? अरे तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कहते हुए कावेरी जी अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह, माँ, दीदी इस बार रक्षाबंधन में नहीं आ रही है। पर क्यों बेटा, क्या हुआ? कावेरी जी ने अपनी छोटी बेटी नेहा से गुस्से में पूछा। मेरी बेटी कोमल रक्षाबंधन पर पहली बार नहीं आ रही है। शादी को 6 साल हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार वो अपनी राखी लेकर दौड़ी चली आती थी। इस बार ऐसा क्या टूट गया कि उसका मन भी नहीं हुआ आने का? मैंने कितनी तैयारियां कर रखी हैं, क्या हुआ? उसने कुछ बोला? नहीं दीदी, बस रोते हुए चुपचाप फ़ोन रख दिया। कह रही थी बिजनेस में शायद। अब तू हट, दे फ़ोन मुझे, मैं खुद ही पूछती हूँ आखिर क्या माजरा है। कावेरी जी झटपट फ़ोन उठाती हैं और नंबर डायल करती हैं। हाँ कोमल बेटी, क्या बात है? तू रक्षाबंधन में क्यों नहीं आ रही है? सब ठीक है ना? कोमल आंसू दबाती हुई बोली, माँ, सब कुछ वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था। बिजनेस तो पहले ही डगमगा रहा है, ऊपर से मेरी सास ने नया तमाशा खड़ा कर दिया है। कहती हैं इस बार राखी में अपने मायके से 10 लाख की एफडी लेकर आना, ताकि उनकी लाडली मधु लंदन जाकर पढ़ सके। अब बताइए, क्या राखी के बहाने बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी मुझसे ही वसूला जाएगा? माँ गुस्से से भरी हुई आंखें चौड़ी करते हुए बोली, क्या ये औरत तो पूरी की पूरी उधारी की दुकान बना बैठी है? त्योहार का रिश्ता है या लोन की किस्त? 10 लाख की एफडी? अरे वो सास है या प्रॉपर्टी डीलर? क्या मेरी बेटी को अब हर साल राखी के साथ बैंक ड्रॉप भी ले जाना होगा? वैसे भी खाली हाथ बेटियों को विदा करना तो मैंने सीखा ही नहीं, पर अब तो हद ही हो गई। कोमल बोली, माँ, दिल करता है सब छोड़कर बस रो लूँ। मधु को लंदन भेजने का सपना पूरा करने के लिए मेरी राखी की डोरी काटी जा रही है। कावेरी जी, बस अब एक आंसू भी मत गिराना बेटी, तुझे मेरी कसम। तैयार हो जा, मैं खुद आ रही हूँ अपने भाई और तेरे भैया को लेकर। फिर देखना कैसे तेरी सासू माँ की जबान सिल जाती है। एक एक शब्द का ऐसा जवाब दूंगी कि अगली बार किसी बहू से उधार की बेटी न बनाएंगी। मैं आती हूँ अपने भाई और तेरे भैया के साथ। देख तेरी सास की बोलती कैसे बंद करती हूँ। अरे बेटा राकेश, रुक तो सही, कहाँ भागे जा रहा है ऐसे? क्या बस में चढ़ने की रेस लगी है? राकेश हड़बड़ाते हुए बोला, माँ, ऑफिस जा रहा हूँ, टाइम हो गया है। कावेरी जी हाथ में पल्लू कसते हुए बोली, आज ऑफिस ऑफिस सब बंद। मुझे तेरी बहन कोमल के ससुराल जाना है और तू यूं भाग रहा है जैसे बहन की जिम्मेदारी सिर पर बोझ हो। तभी बहू आरती नाश्ता लेकर आती है। माँ जी, नाश्ता तो कर लीजिए पहले। दीदी के घर सब कुशल मंगल है ना? कहीं कोई परेशानी या अनहोनी तो नहीं हुई? तू बीच में ना घुसे बहू, जब बड़ों की बात हो रही हो तो तुझे चाय पराठे की पड़ी है। हर बार बोलती हूँ जाते वक्त बीच में मत टोका कर, मगर तुझे तो आदत है हर बात में घुसेड़ने की। राकेश गुस्सा दबाते हुए बोला, माँ, अब देर हो रही है ऑफिस जाने में। कावेरी जी बोली, ऑफिस ऑफिस रट मत लगा, आज एक दिन बॉस तेरी गैर हाजिरी झेल लेगा, पर माँ का गुस्सा नहीं। फ़ोन निकाल बोल दे, आज बहन की इज्जत बचानी है। आज अपनी बहन की इज्जत का सवाल है और तू एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता। अब ज़्यादा बहस मत कर, सीधा चल मेरे साथ। रास्ते में मुझे तेरे मामा को लेते हुए कोमल के ससुराल जाना है। आखिर समधन जी खुद को क्या समझती हैं? लड़की वालों का मतलब
ये नहीं कि हर बार उनकी हरकतें चुपचाप सह लूं। अब सब्र का बांध टूट चुका है मेरा। अब मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं। कावेरी जी बड़बड़ाते हुए गुस्से में सड़क पर चल रही थी और सीधे कोमल के घर जा पहुंची। ऑटो से उतरी, तमतमाए चेहरे के साथ दरवाजे की घंटी बजाई। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने खड़ी थी कोमल की सास गंगा जी। चेहरा हमेशा की तरह नकली मुस्कान से सजा हुआ। ये कौन सा तरीका है समधन जी? आप मेरी बेटी को मायके भेजने के लिए शर्तें रखने लगी हैं। ऐसा शर्त मैंने आज तक नहीं सुना, न ऐसा बर्ताव मैंने आज तक कभी देखा है। त्योहारों के नाम पर आप सौदेबाजी कर रही हैं। गंगा जी ने हल्की मुस्कान के पीछे अपनी झुंझलाहट छुपाते हुए कहा। अंदर आइए समधन जी, बैठकर बातें करते हैं। अंदर हॉल में सास कावेरी जी, उनका बेटा राकेश और भाई साहब तीनों आमने सामने बैठे थे और अब इस घर में बात नहीं फैसला होने वाला था। कोमल हॉल में बैठी बहुत रो रही थी। कावेरी जी गुस्से में बोली, रो मत बेटी, अब तेरी माँ आ गई है ना, और तेरा भाई भी। अब हम तुझे यहीं से ले जाएंगे। कल रक्षाबंधन है, क्या कोई मजाक चल रहा है जो तू यहीं सड़ती रहे और ये लोग अपनी मनमानी करते रहे? इतने में गंगा जी सामने आती हैं। खुद को क्या समझ बैठी हैं कि आप सोचती हैं कि सिर्फ आप ही सही हैं और बाकी सब गलत? कावेरी जी बोली, आपने मेरी बेटी से कहा कि मायके से 10 लाख की एफडी लेकर आना ताकि आपकी लाडली बेटी मधु की पढ़ाई लंदन में हो सके। अरे कौन सा भाई रक्षाबंधन पर 10 लाख दे देता है? ये राखी है या रिश्वत? गंगा जी गुस्से से दहाड़ उठी। समधन जी, ये तमीज़ आपने मुझे सिखाई है। जब आपने अपनी बहू से कहा था इस बार रक्षाबंधन में मायके जाओ तो एक गाड़ी लेकर आना। मेरी नेहा की शादी है, उसी गाड़ी में उसकी विदाई होगी। जब आप ये कर सकती हैं तो मुझे क्यों रोका जाए? आप सही और मैं गलत, ये नियम किसने बना दिया? गंगा जी की तीखी बातें सुनकर राकेश और कावेरी जी एकदम सन्न रह जाते हैं। दोनों की नज़रें जमीन पर झुक जाती है। तभी पीछे से कावेरी जी के भाई बोल पड़ते हैं, बहन ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तू तो कह रही थी तेरी बेटी पर ससुराल वाले जुल्म कर रहे हैं, 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं और तू खुद वही काम कर चुकी है। फिर तू किस मुंह से यहाँ इंसाफ मांगने आई है? गंगा जी तेज से बोली, समधन जी, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। आपने तो अपने शौक पूरे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए बहू पर दबाव बनाया ताकि गाड़ी मिले और आप अपने रिश्तेदारों में शान से कह सके कि देखो मेरी बहू रक्षाबंधन में गाड़ी लाई है। गंगा जी हाथ नचाते हुए आगे बोली, रही बात मेरे शर्त की, तो मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मांगा था ताकि कल को वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, सिर झुकाकर नहीं सिर उठाकर जी सके। और ये 10 लाख उधार के रूप में ले रही हूँ। पढ़ाई पूरी होने पर नौकरी से सारे पैसे वापस लौटाए जाएंगे। जब बेटे के बिजनेस में नुकसान हुआ तभी तो मैंने कहा जब तक तेरी माँ ये 10 लाख की मदद के लिए हामी नहीं भरती तू मायके कदम नहीं रखेगी। कावेरी जी थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बहन जी इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। सच कहूँ तो अब आपकी बातें मुझे आईना दिखा रही हैं। मैंने भी गलती की थी। सोचा था मेरी बेटी गाड़ी में घूमेगी, पति के साथ बाजार मूवी देखने जाएगी, लोगों के सामने इज्जत बढ़ेगी, इसीलिए बहू पर गाड़ी का दबाव डाला। लेकिन आज जब मेरी अपनी बेटी मुश्किल में है तब समझ में आया जबरदस्ती का बोझ कितना भारी होता है। कावेरी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। गंगा जी हंसते हुए बोली, वैसे समधन जी सच कहूँ तो ये पूरा ड्रामा आपकी प्यारी बेटी कोमल की फरमाइश पर हुआ था। कल रात उसकी भाभी आरती और मेरी बहू में बात हो रही थी। वो बेचारी दिल खोलकर अपनी परेशानी सुना रही थी। बता रही थी कि कैसे आपने मायके जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि जब तक भाई से गाड़ी नहीं मांगेगी राखी भी नहीं बांधेंगी।
सब चौंक जाते हैं। कावेरी जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस फिर क्या था, कोमल ने कहा मुझसे, माँ जी एक बार मम्मी को आईना दिखा दीजिए। तो मैंने भी सोचा थोड़ा अभिनय करके देखती हूँ कि कैसे आपकी सोच हिलती है। और देखिए, आज खुद को उसकी जगह रख कर आपको आपकी गलती समझ आ ही गई। वैसे भगवान की दया से हमारा बिजनेस तो एकदम शानदार चल रहा है और मेरी बेटी तो कल ही विदेश पढ़ाई के लिए रवाना हो रही है। कावेरी जी की आंखों में एकदम से चमक लौट आती है। वो तुरंत कोमल की तरफ देखती हैं। माँ, मैं और क्या करती, आप हमेशा भाभी को तंग करती हैं, उल्हाने ताने और जिम्मेदारियों के नीचे उन्हें दबाकर रखती हैं। मुझे उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। नेहा और भैया तो हर वक्त आपके ही पाले में रहते हैं, फिर भाभी का सहारा कौन बने। मैंने जो किया भाभी के लिए किया। तभी पीछे से कावेरी जी के बड़े भाई ताली बजाते हुए बोल पड़ते हैं, बहन मान गई तेरी बेटी को, तू तो सिर्फ बोलती रही, पर वो तो सच में समझदार निकली। असली बेटी वही है जो किसी की बहू का दर्द भी अपना समझे। उसी वक्त कावेरी जी का फ़ोन घनघनाया। स्क्रीन पर नेहा का नाम चमक रहा था। कॉल उठाते ही नेहा की घबराई आवाज़ आई, माँ सब ठीक है ना दीदी के यहाँ। कावेरी जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, तेरी दीदी को लेकर मैं 2-3 घंटे में घर पहुँचती हूँ। अब तू फ़ोन रख। इधर कोमल माँ, भाई और मामा जी को चाय नाश्ता बनाकर खिलाने लगे। उधर नेहा बाल खोलकर एसी में टीवी देखते हुए आवाज़ लगाती है, भाभी जल्दी से खाना लगा दो। कोई जवाब नहीं आता तो नेहा की आंखें चढ़ जाती है। वो झल्ला उठती है और भुनभुनाते हुए भाभी के कमरे की ओर जाती है। ओह महारानी अभी तक तख्त पर ही विराजमान है। हमने तो सोचा था आप रसोई में होंगी, भूख से जान निकल रही है और आप यहाँ ठंडी हवा खा रही हैं। आरती बस रोते जा रही थी, अब क्या खाना भी मूड देकर मिलेगा। आपसे इतना भी नहीं होता कि समय पर खाना परोसा जाए। लगता है मायके से बस गहने पहनना सीख कर आई है, रसोई का काम नहीं। नेहा कपड़े खींचते हुए, भाभी ये क्या है, आप पैकिंग क्यों कर रही हैं। आरती धीरे से बोली, छोटी दीदी पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, भैया भाभी ने तुरंत बुलाया है और कल रक्षाबंधन भी है, तो सोचा एक रात रहकर लौट आऊँगी। कहकर आरती बैग उठाकर हॉल की तरफ बढ़ी कि नेहा ने भाभी का हाथ पकड़ लिया। आंखें तरेर कर बोली, आपका दिमाग ठीक है ना भाभी। माँ ने साफ साफ कहा था, जब तक आपके भैया भाभी रक्षाबंधन में एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी देने का वादा नहीं करते, तब तक आप मायके में कदम भी नहीं रखेंगी। आपकी इतनी हिम्मत। आरती हिचकिचा कर बोली, नेहा हालात बहुत ख़राब है, बस पापा से मिलकर लौट आऊँगी, मुझे जाने दो। अगर आप चली गई तो कोमल दीदी की आवभगत कौन करेगा। वो माँ के साथ आ रही हैं और माँ से अब इतना नहीं होता कि पूरा किचन संभाले। मैं तो किचन में झुलसने से रही, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। अगले महीने मेरी शादी है, घेवर रसगुल्ले पूड़ी सब्जी कौन बनाएगा। आरती रोते ही बोली, क्या त्यौहार की मिठाइयाँ इंसान से बड़ी हो गई है। नेहा पापा अस्पताल में हैं और तुम्हें घेवर की चिंता है। मेरे मम्मी पापा ज़िंदगी से जूझ रहे हैं और यहाँ तुम सबको बस भाभी के हाथ की रोटी चाहिए। कभी सोचा है उनकी हालत में मैं किस हाल में जी रही हूँ। नेहा करवाहट से बोली, मैं कुछ नहीं जानती भाभी, आप ऐसे नहीं जा सकती। पहले कोमल दीदी के लिए मिठाई बनाइए, उनके लिए 5 तरह की सब्जी बनाइए, फिर मायके जाइए। आरती बोली, मैं सिर्फ अपने बीमार पिता से मिलने जा रही हूँ नेहा, राखी बांधने नहीं, सिर्फ उनका हाल चाल जानने के लिए। ये त्यौहार तुम्हारे लिए दिखावा होगा, मेरे लिए रिश्तों की डोर है। नेहा नाक चढ़ाकर बोली, जब आपके भाई गाड़ी नहीं भेज सकते तो राखी बांधने क्यों जा रही हो। त्यौहार की इज्जत करनी है तो कम से कम रीति रिवाज निभानी आती हो। आरती ने जवाब दिया, त्यौहार रिश्तों से बनते हैं नेहा, रिवाजों से नहीं। अगर कल को तुम्हारे ससुराल में भी यही बात तुमसे कही जाती,
तेरी माँ मिठाई नहीं भेजती तो तू मायके क्यों जाती है? तब भी तुम्हारा घमंड यूं ही बोलता। अब रास्ते से हटो, मुझे अपने पापा से मिलना है। और हाँ, अगर प्यार पैसों से तौलना सीख लिया तो फिर राखी सिर्फ धागा ही रह जाएगा, रिश्ता नहीं। आरती जैसे ही अपना सामान समेटने लगी, नेहा तिलमिला उठी। एक तो तुम्हारे भैया मेरी शादी में गाड़ी नहीं दे रहे, ऊपर से तुम मायके जाने की धमकी दे रही हो, ताव दिखा रही हो। नेहा का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा और वो बौखलाते हुए भाभी पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा, इतना तेज कि वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। पल भर को पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। नेहा ने जैसे तैसे नज़र उठाकर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तमाचा मारने वाली कोई और नहीं, खुद उसकी होने वाली सास देवकी जी थी। उनकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी और होठों पर थी एक चेतावनी। देवकी जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उन्होंने आंखों में अंगारे भरकर कहा, नेहा, आज तुमने मेरी नाक ही नहीं, इस पूरे घर की इज्जत जमीन पर रख दी। शुक्र है भगवान का कि मेरा बेटा अब तक तुमसे शादी नहीं कर पाया, वरना मैं अपने ही घर को टूटते हुए देखती। नेहा रोती रही, पर देवकी जी की आवाज़ और तेज हो गई। मैं तो अपनी सहेली के साथ सिर्फ तुम्हें शॉपिंग कराने आई थी। सोचा था होने वाली बहू की पसंद नापसंद जान लूँ, लेकिन भगवान ने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। अच्छा हुआ आज ही आ गई, तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। उन्होंने तीखे शब्दों से सीधा वार किया। जो लड़की अपने से बड़ी भाभी से इस तरह बदतमीजी करती है, वह मेरे परिवार को तोड़ने के लिए काफ़ी है। आज तुम राखी की बात कर रही हो कि गाड़ी नहीं मिलेगी तो तेरी भाभी की राखी छूट जाएगी। औरों को तोहमत देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। गाड़ी हमने नहीं मांगी थी, तुम्हारी माँ की इच्छा थी अपनी बेटी को शान से विदा करने की, लेकिन तुमने तो इसे घमंड का विषय बना लिया। नेहा की आंखें झुकी रही, ओठ कांपते रहे, पर देवकी जी नहीं रुकी। अगर तुम मेरी बहू बनी होती तो मेरा घर 2 टुकड़ों में बट जाता। मेरा फैसला पक्का है, अब ये रिश्ता यहीं खत्म। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे में सन्नाटा छा गया। भाभी आरती एक कोने में खड़ी थी। वह बोली, नहीं आंटी जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, रिश्ता मत तोड़िए। नेहा अभी छोटी है, उसे सही गलत का फ़र्क ठीक से समझ नहीं आता। उसने जो भी कहा, जो भी किया, वो सब गलत था, लेकिन अगर आज हम उसे माफ़ नहीं करेंगे तो वह और ज़्यादा भटक जाएगी। उसी समय दरवाजे पर आवाज़ हुई। कावेरी जी अंदर आई। उनके साथ कोमल और राकेश भी थे। उन्होंने सब सुन लिया था। आते ही कावेरी जी देवकी जी के पैरों पर गिर पड़ी। जी देवकी जी, आरती बहू सही कह रही है, नेहा की गलती नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही उसे सिर पर चढ़ाकर बिगाड़ दिया। सही गलत का भेद बताने की बजाय हमेशा उसे बचाया, और आज वो दिन भी देखना पड़ा जब उसकी वजह से रिश्ता टूटने की नौबत आ गई है। कमरे में सन्नाटा था। नेहा का सिर झुका हुआ था। कावेरी जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज मेरी आंखें खुली हैं। कोमल की सास गंगा जी ने मुझे मेरी गलती दिखाई और यहाँ नेहा की सास देवकी जी ने नेहा को एहसास कराया। हम माँ बेटी को असली संस्कारों का सबक मिला है। आप जैसा बड़ा दिल रखने वाली महिला अगर इसे अपनाएगी तो ये लड़की सुधर जाएगी। आरती चुपचाप अपनी सास को देख रही थी। यही कावेरी जी है ना जो हमेशा ताना देती थी, आज अपने किए पर पछता रही हैं। कावेरी जी आगे बढ़ी और आरती के हाथ पकड़ ली। बहू, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, तुझे दुख दिए हैं, पर आज मैं दिल से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। नेहा को माफ़ कर दो। ये लड़की लालची नहीं थी, लालच लालच मैंने सिखाया। अब मैं इसे बदल दूंगी, ये मेरा वादा है। देवकी जी की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तो अच्छा हुआ कोमल बेटी ने मुझे आज यहाँ आने को बोला। सब कोमल की तरफ देखने लगे।
ठीक है कावेरी जी, हम सब इंसान हैं, गलती सबसे होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो वक्त रहते अपने किए का पछतावा करे और सुधार का वादा भी। उन्होंने नेहा की ओर देखा जो अब तक फूट फूट कर जमीन पर पड़ी रो रही थी। नेहा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसे खो मत। नेहा हाथ जोड़कर सबके आगे गिड़गिड़ाई, मैं बदल जाऊंगी, सच में भाभी जैसा बनने की कोशिश करूंगी। राकेश ने आरती के पास जाकर धीरे से कहा, आरती मुझे भी माफ़ कर दो। तुम पर गाड़ी मांगने का दबाव बनाना, जबकि तुम्हारे पापा कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, ये सब मेरी बड़ी भूल थी। इलाज में तो पहले ही बहुत खर्चा हो गया होगा। और हम लग उसकी आंखें झुक गई। पहली बार राकेश को भी अपनी गलती पर शर्म आई। चलो मैं खुद तुम्हें मायके लेकर चलता हूँ। तुम्हारे पापा को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें याद कर रहे हैं। आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं सुकून के थे। तभी आरती कोमल दीदी की तरफ बढ़ी। दीदी, आपने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। आज आपकी वजह से इन्हें इनकी गलती का एहसास हुआ है। कोमल मुस्कुराई और बोली, आरती मैंने जानबूझकर नेहा की सास देवकी जी को शॉपिंग के बहाने घर आने को कहा, ताकि नेहा की असलियत सबके सामने आ सके। सभी चौंक गए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी छोटी बहन नेहा किसी दूसरे के घर जाकर उसका घर भी तोड़ दे। और भाभी, आप पर माँ, भाई और नेहा तीनों मिलकर जितना दर्द देते हैं, वो मैं हर बार मायके आकर देखती थी। मुझे वो दर्द देखा नहीं जाता था। कोमल ने आगे कहा, इसीलिए मैंने अपनी सास गंगा जी और देवकी जी से मिलकर एक खेल खेला, ताकि नेहा और मेरे परिवार का सच सबके सामने आ सके और मेरी भाभी चैन से जी सके। आरती भावुक होकर कोमल दीदी के पैर छूने लगी। दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आज आपकी वजह से मैं मायके जा पा रही हूँ। नेहा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो आरती से लिपट गई और रोते हुए बोली, भाभी राखी का त्यौहार लेन देन का नहीं, प्यार का होता है। जिसकी जैसी औकात है वही देता है। हमें कभी भी अपने भाई पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर मुस्कुरा कर बोली, महंगे गिफ्ट से घर नहीं भरता, प्यार और समझदारी से घर बनता है। दोस्तों, त्योहारों का असली मतलब दिखावे में नहीं, दिलों को जोड़ने में है। बहू बेटी को अधिकार दो, तानों से नहीं, संस्कारों से घर सजता है। रिश्तों की बुनियाद प्यार और सम्मान होती है, ना कि गिफ्ट और गाड़ियों पर। राखी जैसे पवित्र त्यौहार को लेन देन और दिखावे से जोड़ना रिश्ते को कमज़ोर करता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।